So, welcome in Mastermind Public School online channel on YouTube. And today's topic in this video will be chapter number 3, Atoms and Molecule, class 9 Science part 1. So इस वीडियो हम यहाँ पर चैप्टर 3 का थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आगे आपको चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है, और उससे रिलेटेड आज फर्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसी का हम आगे जाकर के अभी इसी वीडियो में डिटेल देखेंगे. सो देयर आर 5 लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. हमने देखा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में स्टेट्स ऑफ मैटर देखे, जिसमें कि हमने पहले चैप्टर 1 में फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर देखा, चैप्टर 2 में हमने केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर देखा. नाउ अब ये मैटर में कुछ केमिकल्स हमने पढ़े थे, जैसे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एलिमेंट में हमने देखा था मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, और कंपाउंड में हमने देखा था कि ये कुछ ना कुछ एलिमेंट एक सर्टेन रेशियो में कंबाइन होकर के नया कंपाउंड बनाते हैं. तो यहाँ पर वो केमिकल या एलिमेंट किस वे में कंबाइन होते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ लॉस प्रपोज्ड किए गए थे साइंटिस्ट के द्वारा. सो वो एक एक करके हम यहाँ पर कुछ लॉस के पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे और फिर उनके डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू विद द टुडेस वीडियो विद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. नाउ देयर आर 5 लॉस. पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास. इसके बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा मैंने चैप्टर नंबर 2 में भी बताया था. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया है कि एक सर्टेन कंपाउंड के फॉर्मेशन में केमिकल जो या एलिमेंट हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. थर्ड लॉ यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और लास्टली गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जो कि नॉर्मली गैसेस के लिए दिया जाता है. तो यहाँ पर जो 5 लॉस आपने देखे हैं, जिसमें के शुरू के 2 लॉस यानी कि इनिशियल 2 लॉस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये हमको इस साल चैप्टर 3 में क्लास 9 में पढ़ने हैं. और अदर 3 जो लॉस है आप हायर क्लासेस में 11th 12th में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू विद द सम अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर जो आपको इस में पढ़ने हैं. उनका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को विद द डिटेल विद द लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन और कॉम्बिनेशन. Now in further this chapter we discuss about the Dalton's atomic theory. There was a scientist given a specific type of theory which will ultimately prove the law of conservation of mass, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, और it will prove also the law of constant proportion. Now इसके अलावा हम थोड़ा एटम से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखेंगे, जिसमें कि एटम की इंट्रोडक्टरी पार्ट है, डेफिनेशन है, और रिलेटेड पार्ट जैसे अपन कहेंगे एटॉमिक मास का इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, और एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम का डिस्कशन वहां पर करेंगे. इसके अलावा जो अदर टॉपिक आप चैप्टर में देख रहे हैं हो जाता है मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो अभी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्या क्या अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. नाउ अदर टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में अभी कवर करने हैं वो रह जाता है आपका लास्ट मॉलिक्यूल्स के बारे में. तो व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स, उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक है, जैसे कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें आप देखेंगे 2 टाइप्स के हो जाता है, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक. तो 2 टाइप्स के आपके मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं. फिर उसमें हम देखेंगे वेरियस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास. फिर अल्टीमेटली जो कुछ मॉलिक्यूल्स फार्मूला के फॉर्म में मौजूद होते हैं तो उनका फार्मूला मास, और अल्टीमेटली उनकी एटॉमिसिटी. जैसे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन अकेला एटम ना होकर के एटम का एक ग्रुप के फॉर्म में, यानी कि 2 एटम करके डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक और ऐसे पॉलीएटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं कुछ एलिमेंट. तो ये आपके इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें अपन देखेंगे सबसे पहले हमने देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके अलावा डाल्टन्स थ्योरी, फिर कुछ एटम्स के बारे में देखेंगे, और अल्टीमेटली मॉलिक्यूल से रिलेटेड ये टॉपिक यहाँ पर देखेंगे. तो आज के इस वीडियो में हम अभी फिलहाल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि क्लास 9 में इनिशियल 2 देखने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन.
So let's continue with the law of chemical combination. So सबसे पहले देखेंगे law of chemical combination initially. So whenever the chemical reaction takes place between two or more substances, हमने बोला है कि केमिकल रिएक्शन अगर परफॉर्म हो रही है तो वो किसी न किसी रिएक्टेंट्स के इन बिटवीन हो रहे होंगे. So the chemical reaction between two or more substances governed by certain laws, or these law called as a law of chemical combination. जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 5 टाइप्स के हैं, जिसमें अपन सबसे पहले यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं law of conservation of mass. So let's continue with the first rule of chemical combination, law of conservation of mass. Now law of conservation of mass को अपन किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि mass can in a particular type of chemical reaction mass can neither be created or nor can be destroyed. यानी कि सिंपली जो भी रिएक्शन के पहले आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उनका जो भी मास होगा वो रिएक्शन के पहले कांस्टेंट रहेगा, और आफ्टर द रिएक्शन जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो उस केस में भी उनका जो मास है वो रिएक्शन के पहले जितना था आफ्टर द रिएक्शन वो उतना ही रहेगा. तो यहाँ पर आप एग्जांपल में कैसे कह सकते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन दिस लॉ कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे, लाइक ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि A और B आपके हो जा रहे हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह, और यहाँ पर A भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जा रहा है. तो आप कैसे अब उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. तो यहाँ पर आप सिंपली हम ये बोल रहे हैं, यहाँ पर अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे MA रिप्रेजेंट द मास ऑफ रिएक्टेंट A बिफोर द रिएक्शन एंड MB represent the mass of reactant B before the reaction, और यहाँ पर जो MAB लिखा हुआ है ये हो जाता है आपका प्रोडक्ट का मास आफ्टर द रिएक्शन. तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. यानी कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट will be equal to the total mass of the product after the reaction. जैसे कि फॉर एग्जांपल में अपन ने देखा कि if A और B these are two reactants, इनके मास हमने यहाँ पे लिए MA और MAB दोनों कंबाइन हो रहे हैं बिफोर द रिएक्शन. इनका जो मास है वो आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट का टोटल मास होगा उसके इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे आप कह रहे हैं रिएक्टेंट के रिएक्शन के पहले का टोटल मास रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन देखें फॉर्मेशन ऑफ वाटर में देखें अपन, जैसे कि सिंपली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं आपका वाटर. यहाँ पे अपन रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो ये आपके हो जाती है रिएक्शन बैलेंस. नाउ यहाँ पर अपन देखें पहले सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो आपका रिएक्टेंट A की तरह हो जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है आपका रिएक्टेंट B की तरह हो जाता है, और AB यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट यहाँ पर वाटर H2O बन रहा है. तो लेट्स कैलकुलेट देयर मासेस एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल हैं आपके हाइड्रोजन के, तो 2 into 2 इज इक्वल टू ये 4 ग्राम हो जाता है रिएक्शन के पहले. फिर ऐसे ही ऑक्सीजन में आप देखिए 2 एटम है, तो ऑक्सीजन सिंगल एटम का मास अपन आगे पढ़ेंगे आपका, या थोड़ा बहुत आपने इंट्रोडक्टरी प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि ऑक्सीजन सिंगल यूनिट का मास हो जाता है 16. तो यहाँ पे O2 है, सॉरी 16, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 32 ग्राम. तो 2 into 16 ये हो जाता है 32 ग्राम. नाउ अब इन दोनों को ऐड कर ले तो 32 plus 4 हो जाता है आपका 36 ग्राम. ये आपका हो जा रहा है रिएक्शन के पहले यानी बिफोर द रिएक्शन. नाउ यहाँ पर अपन काउंट करें तो 2 into हाइड्रोजन का हो जाता है 2 प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पर अपन देखें तो 16, तो 2 into 18 इज इक्वल टू हो जा रहा है 36 ग्राम. तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं एग्जांपल में हमने देखा कि बिफोर द रिएक्शन जो रिएक्टेंट के टोटल मास था, आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट का जो मास आ रहा है वो दोनों इक्वल आ जा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर आपका प्रूव हो जाता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इनिशियली जो मास था बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट का मास भी उतना ही हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें कि सबसे पहले देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ना यहाँ पर हम देख रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने पहले ऑलरेडी देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा हो जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इससे रिलेटेड आपके टॉपिक में हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं कि कैसे कि किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर कोई एलिमेंट कंबाइन होकर के उस कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, तो आप उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स हैं जो हमेशा एक ही रेशियो में आपके कंबाइन होकर के सर्टेन कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली अपन थ्योरेटिकली क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट combined together in the same proportion by mass irrespective of the fact where the sample has been taken or from which producer has it been produced। हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि आप certain compound को किसी भी सोर्स से लें, चाहे उसको किसी भी टाइप के मेथड से बनाएं, अगर बनने वाला प्रोडक्ट अल्टीमेटली सेम है तो उसमें जो भी केमिकल या एलिमेंट्स कंबाइन होकर के उसको बना रहे हैं वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही ऐड होंगे उनके मास के। तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि व्हेनेवर अ प्योर केमिकल, यहाँ पर सबसे पहली बात समझना जरूरी है क्या, प्योर केमिकल तो कोई भी मतलब मिक्सचर नहीं होना चाहिए कि व्हेनेवर अ प्योर केमिकल कंपाउंड, व्हेनेवर अ प्योर केमिकल कंपाउंड produces always contain same elements combined together in same proportion by a mass। ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि उस कंपाउंड को हमने कहाँ से लिया है या उस कंपाउंड को किस प्रोसीजर से आपने फॉर्म किया है, वो हमेशा उसमें जो इंग्रेडिएंट वाले एलिमेंट हैं वो सेम रहेंगे और उनका जो मास का कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन है वो भी हमेशा एक जैसा ही बना रहेगा। एक एग्जांपल लेकर के हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये लॉ प्रूव कर सकते हैं अपन। सो फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं वाटर के एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है कि अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर अगर आप लेते हैं तो उसमें जो वाटर को बनाने वाले एलिमेंट है जो हमने कह रहे हैं कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो हमेशा एक सर्टेन प्रोपोर्शन के मास से ही कंबाइन हो रहे हैं। तो आप ये तीन एग्जांपल में देख सकते हैं, चाहे हम कितना ही अमाउंट ऑफ वाटर ले लें, जो केमिकल या एलिमेंट उसको बना रहे हैं वो एक स्पेशल रेशो या एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होंगे। तो यहाँ पर 3 एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं 9 ग्राम ऑफ वाटर में हमने मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो लिया था, यहाँ पर हमारा आ जाता है 1:8। फिर बात करें 18 ग्राम ऑफ वाटर हमने लिया तो इसमें 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अल्टीमेटली फिर से हम मास लेते हैं, किसका मास रेशियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो वो रेशियो हमको अल्टीमेटली कितना है 1:8। फिर तीसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 36 ग्राम ऑफ H2O में हमने 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहेगा और 4 ग्राम ऑफ आपका हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ पर अगेन अपन रेशियो लेते हैं तो आपका रेशियो हमेशा क्या आता है 1:8। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, इस एग्जांपल के थ्रू हम ये कहना चाह रहे हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बताता है कि जो कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड जो है वो किसी भी सोर्स से ले, किसी भी अमाउंट में हो या फिर किसी भी प्रोसीजर से बना हो, उसको बनाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही हमेशा ऐड अप होंगे और वो उनके लिए जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि वाटर चाहे हम कितना ही अमाउंट ले लें, 9 ग्राम, 18 ग्राम या 36 ग्राम, हमेशा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में ही कंबाइन हो रहे हैं वाया देयर मास। तो ये रेशियो है हमारा किस चीज के लिए हमने लिया, रेशियो ऑफ देयर मास की बात हो रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम द अबोव दिस केसेस डिफरेंट वेइंग ऑफ H2O सैंपल वर टेकन आउट, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
out to be 1:8 in the same, proving the law of constant proportion। तो तीनों एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जब भी वाटर को आप मेजर करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट का जो मास प्रोपोर्शन है वो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए 1:8 ही मिलेगा। ऐसे ही एग्जांपल आप हम देख सकते हैं कि लाइकवाइज इफ सैंपल ऑफ H2O, यानी कि वाटर का आप सैंपल चाहे कहीं से भी लें, जैसे कि किसी वेल से, पॉन्ड से या लेक से, एनीवेयर, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल कम आउट टू बी सेम एज 1:8। तो ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि कंपाउंड का सोर्स आपने कहाँ से लिया है, या कंपाउंड को किस प्रोसीजर से बनाया है, या कंपाउंड की कितना अमाउंट लिया है। उसको बनाने वाले जो एलिमेंट हैं उनका जो मास जो कंबाइन होकर के अल्टीमेटली कंपाउंड को बना रहा है, वो मास का प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है। जिसे हमने देखा फॉर एग्जांपल वाटर के लिए जो मास का रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है जो कंबाइन होकर के वाटर को बनाएगा, वो हमेशा रेशियो कितना आएगा, 1:8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने किस तरह से वाटर के एग्जाम्पल को लेकर के हमने यहाँ पर इसको प्रूव किया। Example, hydrogen and oxygen combine in ratio of 1:8 by mass to form water. That was mass of oxygen gas will be required to react completely with the 3 gram of hydrogen। तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि कैसे उस एग्जाम्पल से हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं रेशियो कितने, 1:8 से टू फॉर्म वाटर। सो अगर व्हाट मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, कि अगर कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है हमारे पास, 3 ग्राम। तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के जो रेशियो में अगर कंबाइन होकर के वाटर बनाते हैं तो कितना अमाउंट O2 का लगेगा जो कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर को बना सके। तो जैसा कि हमें मालूम है मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो यूनिवर्सल रेशियो यहाँ पर दिया गया कितना हो जाता है, 1:8। लेकिन क्वेश्चन में हमें मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है, 3 ग्राम, और हमको निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि इसके साथ कंबाइन हो सके। तो ये वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है 3 ग्राम गिवन है, मास ऑफ ऑक्सीजन आपको फाइंड आउट करना है और जो रेशियो गिवन है ये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन आपका मास ऑफ ऑक्सीजन आपका जाता है 24 ग्राम। तो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेशियो आएगा अल्टीमेटली जो आंसर में हम देख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास हाइड्रोजन का गिवन था 3 और मास ऑक्सीजन का जो आंसर में आया है 24। अल्टीमेटली ये रेशियो भी कितना जा रहा है, 1:80। तो यहाँ पर अपन मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि 3 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन होकर के वाटर बनाता है वो कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो सैंपल था वाटर का वो हमने लिया था तो कितने ग्राम हो गया था, वो 27 ग्राम, जिसमें हमारे 3 ग्राम ऑक्सीजन हो जा रही थी और 24 ग्राम आपकी 3 ग्राम आपकी हाइड्रोजन थी और 24 ग्राम आपकी ऑक्सीजन थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी आप सोर्स से किसी भी कंपाउंड को लें, उसका कितना ही अमाउंट लें और चाहे उसे किसी भी टाइप के प्रोसीजर से आप उसको फॉर्म करें, उसमें को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि वाटर के केस में हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास से ही कंबाइन होकर के उसको बना रहे हैं। तो इससे प्रूव होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ आगे हम इस वीडियो में आगे देखेंगे डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि रिलेटेड टॉपिक है, एटम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और अल्टीमेटली जो हमने अभी दोनों लॉस पढ़े हैं वो भी डाल्टन थ्योरी से प्रूव हो जाते हैं। सो सर्टेन थिंग्स हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम इस चैप्टर में देखेंगे। और हाउ डू एटम एग्जिस्ट, यानी कि एटम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। Now, based on law of chemical combination, Dalton atomic theory provide an explanation for the law of conservation of mass and law of constant proportion।
तो यहाँ पे हम अभी एक एक करके कुछ यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एक एक करके हम पोस्टुलेट्स देखेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो पोस्टुलेट्स गिवन हैं और इन पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग हमने जो अभी दोनों लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आपको प्रूव होते दिखाई देंगे। सो एक एक करके इन पोस्टुलेट्स को थोड़ा देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी एक एक करके हम पोस्टुलेट्स देखेंगे जो कि डाल्टन ने प्रोवाइड किए थे। सो फर्स्ट है, हम कहेंगे ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सो चैप्टर नंबर 1 में भी हमने जब मैटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने कहा था मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स की हमने कुछ प्रॉपर्टी भी देखी थी। नाउ हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि उन पार्टिकल्स को ही हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एटम्स कह रहे हैं। कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। नाउ यहाँ पर इंट्रोडक्शन आ जा रहा है आपका एटम का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आगे जाके हम एटम से रिलेटेड कुछ और डिटेल देखेंगे, लेकिन जो पहले पोस्टुलेट्स है थ्योरी के वो एक एक करके समझ लें। जिसमें सेकंड हो जाता है एटम्स आर इनविजिबल, दैट मीन्स आप एटम्स को ऐसे नेकेड आई से या फिर आप माइक्रोस्कोपिक फीचर से नहीं देख सकते। So that's why atoms are invisible particle which cannot be created or destroyed in chemical reaction। तो ये वाला जो सेंटेंस है आपको थोड़ा थोड़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के से रिलेटेड लग रहा होगा, जिसमें हमने कहा कि एटम्स नॉर्मली कैसे हैं, इनविजिबल हैं, और यू कांट क्रिएट देम और नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आगे हम पढ़ेंगे इन क्लास 10th में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी भी कोई एटम ना तो क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, सिंपली एटम्स रिकॉम्बिनेट होकर के नए प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर अपन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कह रहे हैं कि एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो ये सेम चीज प्रूव करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं आप, ना ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी एक केमिकल रिएक्शन में, खाली वो एक रिकॉम्बिनेशन या रीअरेंजमेंट थ्योरी, रीअरेंजमेंट प्रोसीजर के थ्रू नए प्रोडक्ट को फॉर्म कर पाते हैं। तीसरे पोस्टुलेट की बात करें तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड प्रॉपर्टी। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में हाइड्रोजन के एटम होंगे। तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन के जो सारे एटम हैं उनमें क्या होगा, हमेशा उनका मास आइडेंटिकल होगा और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। यानी कि एक सिंगल एटम में प्रेजेंट सारे एटम्स, एक सिंगल एलिमेंट में प्रेजेंट सारे एटम का मास आइडेंटिकल हो जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो। आगे कुछ और पोस्टुलेट्स हैं इनकी, एक एक करके वो और देख लेते हैं। सो फोर्थ जो पोस्टुलेट है वो थर्ड पोस्टुलेट का ही जस्ट अपोजिट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि थर्ड में हमने क्या कहा था कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास और केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि हम यहाँ फॉर एग्जांपल देखें कि हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम की जो मास होगी वो भी डिफरेंट होगी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। इससे पहले हमने कहा था कि जो हाइड्रोजन के इंडिविजुअल एटम है उनकी प्रॉपर्टी दोनों में सेम होगी और दोनों के मास भी सेम हो जाएंगे। तो थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। फिर लास्ट पोस्टुलेट की बात करें, द एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो इसको अपन जरा पहले लिख लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। दो और पोस्टुलेट हैं आपके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। सो नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट हो जाता है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या कह रहे हैं कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है किसी एलिमेंट के थ्रू, तो उसमें जो कंबाइन होने वाले एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल और होल नंबर में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड।
फॉर एग्जांपल जैसे हम वाटर की बात करें तो H2O, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के आपके 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो यहाँ पर जो रेशियो आपको मिल रहा है एटॉमिक रेशियो कितना हो जाता है 2:1। तो हमेशा ये क्या रहेगा आपका होल नंबर। तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड के फॉर्म होने के लिए किसी भी एलिमेंट के जो एटम कंबाइन होते हैं वो किसमें होते हैं, होल नंबर में कंबाइन होते हैं। इससे बाद देखें लास्ट आपका जो पोस्टुलेट है एटॉमिक थ्योरी का क्या कह रहे हैं कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड में जो बनाने वाले एलिमेंट्स हैं उनके एक तो नंबर और दूसरा उनका टाइप या काइंड्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, चाहे उनका अमाउंट कितना भी हो और चाहे वो किसी भी प्रोसीजर से क्यों ना बने हो। तो यही सेम चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। सेम चीज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी प्रूव करती है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी एक गिवन कंपाउंड में उसको बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर और उनका जो टाइप है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट मींस फॉर एग्जांपल जैसे आप वाटर है, चाहे वो रेन वाटर हो, आपका टैप वाटर हो या नदी या नाले का टैप वाटर हो, उसमें आप देखेंगे कि वाटर में हमेशा आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगे और उनके कॉम्बिनेशन का जो हम बोल रहे हैं नंबर वो ही 2:1 के रेशियो में ही आपको कंबाइन मिलेंगे। चाहे वो वाटर किसी भी सोर्स से हो, चाहे वो कितने ही अमाउंट में हो और चाहे वो किसी भी प्रोसीजर से प्रोड्यूस किया गया हो, तो उसमें उनको बनाने वाले एलिमेंट के टाइप और उनके नंबर हमेशा कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो ये कुछ हमने पोस्टुलेट्स देखे आज इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। इससे रिलेटेड आपका जो भी मैटर है आपको बुक के पेज नंबर 32 में आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री मिल जाएगी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, और इससे रिलेटेड जो पोस्टुलेट मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं शॉर्ट में वो आपको डिटेल में बुक में पेज नंबर 32 पे मिल जाएंगे। इस चैप्टर के जो सेकंड वीडियो में हम देखेंगे एटम और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, मॉलिक्यूल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में हम इस चैप्टर के वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। So thanks for watching our video. Please do like, share and subscribe our channel and study well.